हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि कैसे उस समय में जो नेशन स्टेट होते हैं यानी कि जो कंट्री होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको एक फिगर मिलेगा जो कि उस फिगर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था फ्रेडरिक सोरियो। कौन से साल में? तो 1848 ईस्वी में। तो उन्होंने इस फिगर में क्या दर्शाया? तो उन्होंने सबसे पहले ये तो एक विजुअलाइज करके बनाया गया, यानी कि काल्पनिक है, ये कोई सच्ची बात नहीं है। उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रिंट तैयार किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब क्या होता है? तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। तो फ्रीडम यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और ये सब कंट्री है। ये फ्लैग हो गया जर्मनी का ये सब, और ये हो गया तुम्हारा स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड देखो यहाँ पर पार कर चुका है, यानी कि यहाँ पर नेशन स्टेट आ चुका है। ऐसे ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब रास्ते में लगे हुए हैं कि उनका भी स्टेट जो है, उनका जो कंट्री है वो नेशनलिज्म वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर से देख सकते हो कि ये सब गॉड हो गए, एंजल हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, हेवन से स्वर्ग से इन्हें रास्ते दिखा रहे हैं। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 प्रिंट विजुलाइज करके बनाया था, अपना ड्रीम प्रिंट था। तो हम लोग के इस चैप्टर में सिर्फ द पैक्ट बिटवीन नेशन के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं का ही बनाया हुआ था। देखो उन्होंने बनाया था, उसमें क्या बताया था कि द फर्स्ट प्रिंट सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। मेन में जो मैंने बताया कि यहाँ पर अमेरिका, स्विट्जरलैंड ये सब पार कर चुके हैं और लोग ये सब कैसे जा रहे हैं रास्ते में फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, नेशनलिज्म वहाँ पर आ जाए। तो ऐसे इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। और इधर नीचे देख सकते हो ये जो मोनार्क का रिमेंस होता है, कचड़ा हो गया, कूड़ा हो गया, यानी कि जो उनका ताज हो गया, जो उनका एब्सोल्यूटिस्ट पावर था, वो सब यहाँ पर नीचे गिराया हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मोनार्की यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर इस जो फर्स्ट पेज में यही बस पढ़ना है, इतना पढ़ोगे तो काफ़ी है। इधर हम लोग चलेंगे तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे जर्मनी का एक याद रखना है ना कि जर्मनी का जो फ्लैग का कलर होता है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग होता है, ये आता रहता है। और सॉरी क्रिएटेड द इमेज जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि उस समय जर्मन जो था वो एक नेशन के रूप में नहीं था, वो वहाँ पर पहले से कोई कंट्री नहीं था, वो किसी बड़े साम्राज्य में शामिल हुआ था। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेना। और यहाँ पर बस एक ही चीज़ पढ़ना है, द मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना और इस डिफिनेशन को रट देना, मतलब समझ कर रटो। तो हमें क्या होता है मॉडर्न स्टेट? मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवियन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटोरीज। यानी कि मॉडर्न स्टेट ऐसे स्टेट है जहाँ पर सिर्फ एक लोग के पास पावर होता है, यानी कि सेंट्रलाइज पावर होता है, सेंटर के हाथ में पावर होता है कि कैसे कंट्री को रन करना है। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट से एक बात याद रखना कि पीपल वहाँ पर खुश रहते हैं। तो नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर, यानी कि वहाँ के जितने भी मेजोरिटी है, यानी कि जो सिटीजन हो गया, पीपल हो गए, सिर्फ रूलर नहीं, जो शासन करते हैं वही नहीं, वहाँ के पब्लिक भी केम टू डेवलप द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। वो लोग अपना आइडेंटिटी को शेयर कर सकते हैं, अपना कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें जो लैंग्वेज बोलना है वो बोल सकते हैं, फ्री रहते हैं, वहाँ पर कोई उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो नेशनल स्टेट के बारे में पढ़ लेना, मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ लेना, ये पेज कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में पढ़े होगे, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम लोग को पता ही है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1 मार्क्स के MCQ आ गया, इससे हमेशा MCQ आता रहता है कि कौन सा फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म होता है, वो कौन सा रेवोल्यूशन होता है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। बस ये पढ़ लेना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म मिलेगा, ला पात्री एंड लेसिट्यून। जैसे हम लोग ने सर मैडम का वो पढ़ा था क्लास 9 में, वैसे इसे में द आइडिया ऑफ ला पात्री, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड। जैसे कि हम लोग भारत माता बोलते हैं, वहाँ पर भी फादरलैंड वहाँ पर कहाँ पर फ्रेंच में बोला जाता था। और आइडिया था, वहाँ की फीलिंग था। और लेसिट्यून द सिटीजन, इसका मतलब होता है, ये आता है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, और कौन सा आइडिया दो पूछ लेता है तो ये बता देना। क्या इंफोसाइज करता है? तो यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राइट मिला है, अधिकार जो मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि उसको अपनाकर खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में न्यू फ्रेंच कलर ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि ट्राई कलर एक फ्लैग फ्रेंच में बनाया गया था। नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया गया था, यानी कि पहले हम लोग पढ़े थे स्टेट जनरल के बारे में, क्लास 9 के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर एक्टिव सिटीजन के बारे में हम लोग भी पढ़े थे, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, तो उसी को हम लोग स्टेट जनरल का एक नया नेम दिए, नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ कि न्यू हिम्स यूर कंपोज्ड एंड ओथ टोकन होता है, मतलब बहुत सारे भक्ति गाने और ओथ यानी शपथ लेना, और देश के जो जितने भी वीर सपूत होते हैं उनको मतलब इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, ये हुआ था। और क्या होती है? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश, यानी कि जितने भी टैक्स देने पड़ते थे उसको हटा दिया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉच एडॉप्टेड, यानी कि अब जैसे कि पेंसिल का 2 रुपये दाम यहाँ पर है, तो उधर भी दूसरे राज्य में भी 2 रुपये दाम होगा। ऐसे ही यहाँ पर यूनिफॉर्म मेजरमेंट हुआ था, और जैसे कि ये इसका वैल्यू 250 ग्राम है, तो उधर भी 50 ग्राम ही होना चाहिए। बेसिकली यही था। फ्रेंच जो लोग वहाँ पर स्पोक करते थे, यानी कि बोलते थे, और पेरिस में लिखते थे। ये हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था 9th क्लास में, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एजुकेटेड मिडिल क्लास ये लोग का शामिल रहता है। जैकोबिन क्लब कैसे बनता है? तो स्टूडेंट यूनियन ये सब साथ में आते हैं, तो बनाते हैं जैकोबिन क्लब्स। अब ये सब थोड़ा एक बार नज़र डाल देना, क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब किसका एंट्री होगा? तो एंट्री होगा यहाँ पर नेपोलियन का। नेपोलियन का क्या लाते हैं? नेपोलियनिक कोड, इसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो नेपोलियन था वो डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी कि वहाँ पर मॉडर्नाइज कर रहा था, डेमोक्रेसी को खत्म करके, और अपने एक कोड लाया था जिसको हम सिविल कोड कहते हैं या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि जो लोगों को प्रिविलेज मिलते थे, यानी कि जन्म अधिकार जो मिलते थे, उसको खत्म कर दिया था, और एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून से पहले सब एक समान है, वो सिविल कोड में था। और हैड सीक्रेट राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि आप अपना जायदाद होता है वो रख सकते हो,
और इसके ये कोड से बहुत से लोग प्रभावित हुए। तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन, ये सब में वहाँ पर नेपोलियनिक कोड फॉलो किया जा रहा था और लोग खुश भी थे। जितने भी कंट्री थे कुछ वो भी अब नेपोलियन को बुलाना चाहते थे कि क्योंकि वो मॉडर्नाइज कर रहा था कंट्री को और बहुत सारा थोड़ा फ्रीडम टाइप के दे रहा था। लेकिन जितना हो सके उतना नहीं दिया। क्या हुआ था कि शुरुआत में जब नेपोलियन आया था तो हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और जितने भी कंट्री थे वहाँ पर लोग खुश थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो नेपोलियन था वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया कि टैक्स था उसको बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था, यानी कि आप कुछ छाप नहीं सकते हो। यानी कि सेंसरशिप हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि फिल्म जो होता है ऑथराइज होता है, फिल्म जो वहाँ कहता है कि कैसे क्या वो फिल्म सही है, और सही है तो ही उस फिल्म को रिलीज किया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। वैसे ही सेंसरशिप यानी कि कोई भी छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं कर सकता है बिना, अगर इसको पसंद आए तो कोई नहीं कर सकता, इसको पसंद आना चाहिए तभी ये होगा। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, यानी कि लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती उसको आर्मी में घुसा रहा था कि क्योंकि वो चाह रहा था कि अब दूसरे देश को भी हम लोग अपना मतलब कोलोनाइज कर सकें। बस यही पढ़ा था। अब इधर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड स्टार्ट होता है, सेकंड फेज, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ से देखो अब इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर एक थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, कहाँ पर बोला जाता था। तो यहाँ से ये थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ से इसके बारे में आता नहीं है कभी, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो वैसे दिखा देते हैं हम अपने नोट्स में क्या है, नोट्स के अनुसार हम समझ लेते हैं। इधर ये नोट्स भी है और लिखना हो तो लिख लेना। ये हिम्स मतलब भजन होता है, वो तो मतलब शपथ होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, नेपोलियन ने आया था, सिविल कोड ऑफ 1804 ये भी पढ़ लिए, नोट्स भी मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट लैंग्वेज कैसे बोला जाता था, जैसे कि हंगरी हो गया, वहाँ पर 50% जो लोग थे वहाँ पर स्पीक क्या करते थे, magyar लैंग्वेज था, और 50% जो पब्लिक था वो गैलिसिया, रेसिडेंट, पोलिश ये सब लैंग्वेज बोलते थे। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे डिवाइडेड इनटू किंगडम, यानी कि साम्राज्य में उनका बटा हुआ था, राजाओं के बीच में बटा हुआ था, जिसके पास ऑटोमन टेरिटरीज थे। हॉस्बर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ये एक एमसीक्यू में आता है, ये पढ़ लेना। अब यहाँ पर यही इस पेज में था वही हम बता दिए, स्टेट को याद कर लेना। अब क्या होता है कि एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन थे, जो कि ऑटोक्रेटिक रूल करते हैं, यानी कि जहाँ पर मोनार्की होता है उसी को हम लोग एरिस्टोक्रेसी रूल कर सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा, ये सब राजा हो गया, जो महाराज हो गए, ये सब उसके बारे में पढ़ना है। न्यू मिडिल क्लास यानी कि जैसे जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होता है। तो एरिस्टोक्रेसी जो थे उनके पास ना बहुत सारा पावर था, लेकिन जो ये न्यू मिडिल क्लास, ये स्मॉल फार्मर हो गए, उनके पास उतना पावर नहीं था, बल्कि ये माइनॉरिटी में थे फिर भी इनके पास पावर था, लेकिन ये मेजोरिटी में थे फिर भी इसके पास पावर नहीं था। यही पढ़ना था। और इधर देखो, और इधर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब हम 9th क्लास में पढ़े, उसी के बारे में थोड़ा बहुत दिया कि लिबरल मिडिल क्लास क्या उनका आइडिया था, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी और एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। वो चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनको जो जन्म अधिकार मिलता था उसको खत्म कर दिया जाए और वहाँ पर लिबर्टी ला दिया जाए, यानी कि सबको आज़ादी मिले। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, क्या वो स्टैंड करता है तो फ्रीडम। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली लाइक टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम समझ लेना, यानी कि लोगों के पास फ्रीडम है। वो यहाँ पर देखो ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब फ्रीडम। और न्यू लोगों के क्या स्टैंड करता था, मतलब कि उनके बारे में ये लिबरलिज्म का अर्थ क्या था। ये जो लिबरलिज्म का अर्थ था ये कि उनके लिए फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल मतलब ईच पर्सन के पास फ्रीडम होना चाहिए, और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सबको एक समान देखा जाना चाहिए, उनके पास इक्वलिटी होना चाहिए। और क्या होता है कि लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी को मतलब खत्म कर दो, वहाँ पर भाई नेशनलिज्म लाओ, नेशन स्टेट वहाँ पर लाओ। यही उनका मतलब था कि क्या करना चाहते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट 19th सेंचुरी लिबरलिज्म आल्सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब रीडिंग कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। सफरेज का जो वर्ड मीनिंग होता है द राइट टू वोट। अब यहाँ पर सफरेज का मतलब क्या था कि ये मतलब उसके पहले इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल स्पर्जन, मतलब कि जो इक्वलिटी था वो वहाँ पर सफरेज मतलब द राइट टू वोट सबको नहीं मिला था, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पर सबके पास इक्वलिटी था, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास वोट देने का अधिकार था, सबके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे यहाँ पर नेपोलियनिक कोड में कि यहाँ पर क्या था कि सफरेज जो रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, यानी कि वुमेन को वहाँ पर दर्जा नहीं दिया गया था कि वोट देने के लिए। थ्रू द एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन नॉन प्रॉपर्टी मेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल राइट। तो जिनको नहीं मिला था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, तो उन्होंने मूवमेंट चलाया कि हमें भी पॉलिटिकल राइट दो, उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था। जैसे हम पढ़े थे क्या हुआ था नेपोलियन के साथ कि शुरुआत में तो उसको लोग सब पसंद किया, लेकिन बाद में उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में घुसाना चाहता था। सिविल कोड ऑफ 1804 तो वो तो ठीक था पहले, लेकिन बाद में वो सब चेंज हो गया, वहाँ पर क्या लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया और सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं दिया गया था। बस यही पढ़ना था। अब देखो इधर क्या है कि एक कस्टम यूनियन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तेजलवारिन। तो 1833 में हैम्बर्ग टू नीरमबर्ग एक जगह है, वहाँ से आप कोई गुड्स पास करते हो कि वहाँ पर 11 कस्टम बैरियर्स लगे हुए रहते हैं। कस्टम बैरियर्स का मतलब है कि वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता था। ये क्या कितना टैक्स देना पड़ता था, 5% टैक्स देना पड़ता था। 11 × 5 55% आपको वहाँ पर टैक्स ही देना पड़ता है। तो 45% तो बस उसका सेल हुआ तो उसको पैसा मिला, अदरवाइज उतना उसको तो देना ही पड़ा। अब ड्यूटीज़ वहाँ पर ये सब थे। वेट और मेजरमेंट के बारे में हम लोग भी पढ़ सकते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पर एक इक्वल नहीं देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका 2 रुपये दाम है तो कहीं और जाकर उसका 4 रुपये दाम होगा, 5 रुपये दाम होगा, यही है।
इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोथ के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल क्लोथ के बारे में तो एक एल एक टर्म होता है जिसका वैल्यू मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ ईच एनीथिंग्स आर डिफर इन विच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। लेंथ एल का अर्थ होता है यहाँ पर लेंथ उसका लंबाई का जैसे डिफ्रेंशिएट होता है। एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, वहाँ पर उसका वैल्यू रहता है मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पर ये 1834 ये इंपॉर्टेंट है। कस्टम यूनियन और जलपरी को फाउंड किया गया था, फॉर्म किया गया था कहाँ पर, रशिया में, जहाँ पर जर्मन स्टेट वहाँ पर ज्वाइन हुए थे। इसमें क्या था कस्टम यूनियन के बारे में कि इसने एबोलिश किया था टैक्स बैरियर्स, यानी कि जो ये बैरियर हमें देना पड़ता था, वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, उसको खत्म कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। जैसे कि वहाँ पर पहले क्या होता था कि 30 प्रकार के 30 काइंड ऑफ करेंसी चलता था, लेकिन उसको आप कम कर दिया गया, कितना हो गया, 2 हो गया। बस ये पढ़ना था। और क्या हुआ था कि रेलवे के बारे में दिया गया है कि रेलवे को थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया था, अच्छा किया था, कम्युनिकेशन ये सब हो गया, रेलवे पे थोड़ा ध्यान दिया गया था। 1815 की शुरुआत होता है। 1815 में द वाटर ऑफ बैटल नाम सुने होंगे। तो 4 देश होते हैं, 4 कौन से देश होते हैं, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। इसके बीच में वर्सेस नेपोलियन, इन लोगों के बीच में वार होता है। तो ये वार में नेपोलियन जो होता है वो हार जाता है। ये कब होता है, 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन हार जाता है, तो इसको छोड़ के जाना पड़ता है। और ये सब कंट्री जितने भी, बी से ब्रिटेन, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, पी से रशिया। कैसे याद कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट लेटर याद कर लो, समझ हो जाएगा। इसको आप PRA भी कर सकते हो, BRAP भी कर सकते हो, PARB भी कर सकते हो। जैसे याद करना है वैसे याद कर लेना। यहाँ पर भी दिया गया है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया 1815 में वो डिफीटेड किए किसको, नेपोलियन को, वहाँ पर वार हुआ था। अब इसके जाने के बाद वहाँ पर एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। और इसको कौन होस्ट कर रहा था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ऑस्ट्रियन चांसलर था, यानी कि ऑस्ट्रिया में ये सब ट्रीटी लगा हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि संधि हुआ था 1815 में। क्या ऑब्जेक्टिव था कि अब जो नेपोलियन ने जितना भी कंट्री को अपने अंदर लिया था उसको छोड़ना पड़ा, और ये जितने भी कंट्री थे ये अब इन्हें को कंट्री मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि प्रसिया वॉज गिवन इंपोर्टेड न्यू टेरिटरीज ऑन इट वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी कि प्रसिया को दिया गया था न्यू टेरिटरीज कहाँ पर, वेस्टर्न फ्रंटियर पे, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया था नॉर्थर्न इटली पे। अब जर्मन के कॉन्फेडरेशन होता है 39 स्टेट, उसको वहाँ पर टच नहीं किया जाता, जिसने नेपोलियन ने उसको जीता हुआ था उसको टच नहीं किया जाता, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ईस्ट में क्या होता है कि रशिया को पोलैंड दे दिया जाता है और प्रसिया को थोड़ा सा पार्ट, सैक्सोनी का पार्ट दिया जाता है। इनका मेन इंटेंशन क्या था कि रिस्टोर करना जो मोनार्की, जो जब नेपोलियन है वो आया था तो उसने क्या था कि मोनार्की को खत्म कर दिया गया था। तो जब नेपोलियन डिफीटेड हुआ तो फिर मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि वापस ला दिया गया। अब कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। अब यहाँ पर जो फिर से आ जाता है कौन, कंजर्वेटिव, यानी कि मोनार्क फिर से आ जाते हैं। अभी यही है, और इन सब पिक्चर के बारे में हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब द रेवोल्यूशनरीज कौन थे, तो रेवोल्यूशनरी लोग वो थे जो वहाँ पर रेवोल्यूशन करते थे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ना है जिनका नाम था गुस्पी मैजिनी। तो गुस्पी मैजिनी, इनका जन्म हुआ था गेनुआ में 1807 ईस्वी में। वो क्या थे कि सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनिक के सीक्रेट सोसाइटी के वो मेंबर थे। जब वो 24 साल के थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया किए थे। कहाँ पर वो रेवोल्यूशन हुआ था, ल्यूजेरिया में 1831 ईस्वी में। ही वाज सेंट इनटू एक्साइल जब वो 24 साल के थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, जिसका नाम है यंग इटली इन मार्शलिज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। इसके सोसाइटी में क्या था कि मतलब लोग वहाँ पर जाके वहाँ पर कुछ बातें होते करते थे कि कैसे हमें क्या करना है, यही बस बताना है। अब यहाँ पर एक मेटरनिक नाम, ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, तो वो उन्हें क्या बोलता था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो ये गुस्पी मैजिनी थे ये सबसे हमारे बड़े दुश्मन है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशनर 1830-1848। यहाँ पर बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं। क्या क्या रेवोल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन होता है, जुलाई एंड ग्रीक रेवोल्यूशन। जुलाई में 2 यहाँ पर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट हो गया यहाँ पर फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इधर हो गया हमारा बेल्जियम के बारे में। और ग्रीक के यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर का अंडर था वो कैसे यहाँ पर लिबरलाइज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, एक जो मेटरनिक थे तो उन्होंने क्या बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नेसेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड, मेटरनिक डिस्क्राइब द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसके बारे में आता था कि ये कौन बोला है, यानी कि कहीं से भी देखो रेवोल्यूशन का अपराइजिंग कहाँ से होता है, फ्रांस से ही होता है। इसलिए उन्होंने बताया था कि जब फ्रांस मतलब छिकता है तो सारे लोगों को सर्दी लग जाती है, यानी कि उन्हें कोल्ड हो जाता है। जुलाई रेवोल्यूशन, तो ये ब्रुसेल कहाँ कौन था, तो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम था। वो किसका पहले पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड का वो एक पार्ट था। लेकिन इन लोग को हम डिमांड किए कि हम लोग को अलग देश बनाना है, तो वहाँ पर थोड़ा रेवोल्यूशन होते हैं, फिर वहाँ पर ये लोग को अलग मिल जाता है। फ्रांस में भी यही होता है कि वहाँ पर मोनार्की आते हैं, सेटअप होते हैं। वहाँ पर लुइस फिलिपी जब 1815 में जो संजीव ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसमें फिर से जब मोनार्की आया था तो फ्रांस में क्या कर दिया गया था कि एक लुइस फिलिपी नामक व्यक्ति है, उन्हें वहाँ का हेड बना दिया जाता है।
बस ये ज़्यादा नहीं है। ग्रीक के बारे में क्या पढ़ना है कि 1821 में उन लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमें अपना अलग नेशनलिस्ट चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। वो पहले किसके अंडर थे? ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, लेकिन 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी एक संधि हुआ था। 2 ट्रीटी के बारे में पढ़ना है। तो 1832 में रिकॉग्नाइज ग्रीस को अब इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करने लगी, यानी कि 1835 में जो संधि हुआ था वहाँ से ग्रीस को भी अब एक इंडिपेंडेंट नेशन में देखा जा रहा था। लेकिन एक इसको समझने से पहले एक बात समझ लो कि यहाँ पर एक इंग्लिश पोइट थे जिनका नाम था लॉर्ड बैरन। ये क्या किया था कि वो ऑर्गेनाइज फंड, यानी फंड मतलब मनी उन्हें समझ लेना, एंड लेटर वेंट इनटू द फाइट, और वो फाइट पे चले गए। क्या हुआ कि वहाँ पर जो गए तो लेकिन वहाँ पर उनको फीवर हो गया और 1824 में उनकी डेथ हो चुकी। अब इससे हम ये समझ में आता है कि कितना लोगों ने स्ट्रगल किया, कि सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि जितने भी राइटर हो गए और जो भी मिडिल क्लास ये सब है उन्होंने बहुत ही वहाँ पर संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब जाके ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हुआ। बात आती है कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि द रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था, नेशनल फीलिंग कैसे इससे आया। तो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली अबाउट थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो डेवलपमेंट है नेशनलिज्म का डेवलपमेंट, यानी कि जो राष्ट्रवाद का विकास होता है वह सिर्फ वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि स्टेट जीत कर ही नहीं और वार करके ही नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन निभाता है? कल्चर। कल्चर एक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आइडिया ऑफ नेशन में, यानी कि क्रिएट करता है आइडिया किस चीज़ का? नेशन का, नेशन और नेशन स्टेट का। इसमें क्या होता है? आर्ट हो गया, पोट्री हो गया, स्टोरीज हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करता है, यानी कि आकार देते हैं। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ वार से ही नहीं बल्कि कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने निभाता है नेशनलिज्म लाने में। अब रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि रोमांटिसिज्म और कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट है जिससे देखा जा रहा था कि जो डेवलप कर रहा है किसको? नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को, यानी कि जो भावना होता है, नेशनलिस्ट की भावना होता है, उसको डेवलप करने में कौन मदद कर रहा है? रोमांटिसिज्म। तो इसका ये जो डिफिनेशन है यहाँ से लेकर समझ लो, और इधर है तो इधर समझ लो ना। अगर ये पढ़ लिया तो समझो कि 3 मार्क्स फिक्स है, क्योंकि आता ही रहता है। अब देखो, रोमांटिक आर्टिस्ट पोट्री जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ साइंस, यानी कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो रोमांटिसिज्म है वहाँ से नेशनलिस्ट की फीलिंग उत्पन्न होती है। सिर्फ साइंस और वार से ही नहीं नेशनलिज्म आता है, बल्कि वहाँ पर कल्चर हो गया, रोमांटिसिज्म हो गया, वहाँ से आता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है जॉन गोटफ्राइड हर्डर। ये जर्मन फिलोसोफर थे, और ये याद करना है तो याद कर लेना, वैसे तो मैंने याद कर रखा था लेकिन जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या बोला था कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, यानी कि जो आपको ये जर्मन का कल्चर है वो दिखेगा कॉमन पीपल के पास, यानी कि जो हम लोग होते हैं वहाँ पर आपको जर्मन कल्चर दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दास फोल्क। उन्होंने ये बोला था, प्रोक्लेम किया था। कौन बोला था? जर्मन फिलोसोफर जॉन गोटफ्राइड हर्डर। इनके बारे में पढ़ लेना, ये भी एमसीक्यू में आता है कि कौन बोला है। इट वाज थ्रू, और ये कैसे लोगों के बीच में हम लोग देख सकते हैं? तो इट वाज थ्रू द फोल्क सॉन्ग्स मतलब कि जो वहाँ का लोगों का सॉन्ग हो गया, वहाँ का पोट्री हो गया, फोल्क डांस हो गया, जो लोकगीत, लोक कहानियाँ, लोक डांस हो गया, दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, यही सब वहाँ के सोल, आत्मा है, स्पिरिट है, कहाँ के? जर्मन के। और इसको हम बोलते हैं वोल्केजिस्ट। अब यही है, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर रोमांटिसिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है? तो फोल्क कल्चरल, फोल्क डांस, फोल्क स्टोरीज, बस इतना पढ़ लेना, ये समझ लो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब इधर दिया है वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो ये भी थोड़ा सा समझ लेना कि वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोग आमतौर पर लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो भी कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर, और कलेक्शन मतलब जो लोकल फोल्कलोर होते हैं, कहानियाँ होते हैं, उन्हीं के कलेक्शन से नेशनलिज्म का आइडिया उत्पन्न होता है, स्पिरिट उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर समझ लो कि एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ लेना, कैरोल कुरुस्पी। और कैरोल कुरुस्पी क्या थे? तो वो भी अपने ओपेरास के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू जो नेशनल का स्ट्रगल होता है उसको वो इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो दिया होगा, हाँ। तो Carol Cruspich, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning the folk dance like the Plonage and Majorca into nationalist symbols। यानी कि ये भी पढ़ लेना क्योंकि इसके बारे में भी एमसीक्यू में आता है कि कौन अपने ओपेरास और म्यूजिक से सेलिब्रेट कर रहा था नेशनल स्ट्रगल को, कौन कर रहा था? कैरोल क्रुस्पिच। अब लैंग्वेज एक है, वो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट में, यानी कि फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट का उत्पन्न करने में लैंग्वेज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं रसिया और पोलिस के, यानी कि पोलैंड के बीच में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या बात है कि रसिया जो था ना पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी उसको कब्जा में ले लिया था। तो उसने उस पर थोप दिया था कि आपको रशियन लैंग्वेज बोलना है, इम्पोज कर दिया था कि रशियन लैंग्वेज बोलना है, पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलना है। जैसे कि पोलिश लैंग्वेज वाज फर्स्ट आउट ऑफ स्कूल, नहीं स्कूल में बोलना है, रशियन लैंग्वेज बोलना है। तो 1831 में जो रेबेलियंस लोग होते हैं वो रसिया के अगस्त में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो लोग अगेंस्ट रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि रशियन जो आर्मी थे वो लोग उसको साइबेरिया में भेज देते थे। उनको क्या करते थे कि पनिशमेंट देते थे। द यूज ऑफ पुलिस केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुलिस का लैंग्वेज होता है वो भी एक स्ट्रगल है किस चीज़ का, और रशियन के डोमिनेंस से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी नेशनल सेंटीमेंट फीलिंग आ रहा है, नेशनल सेंटीमेंट फीलिंग आ रहा है। अब हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये क्या है? तो एच स्क्वायर, इसको याद कर लेना, एच स्क्वायर और पी आर, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब क्या हुआ कि 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाता है कहाँ पर? यूरोप में। तो वहाँ पर जो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में तो समझ रहे हो ना, 1800 से स्टार्ट होकर 1899 में तक चलता है, यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक चलता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है
ऑल ओवर यूरोप, पूरा यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ जर्मनी फ्रांस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर यूरोप यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब, वहाँ पर लोगों को अब जॉब नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे क्योंकि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। अब क्या होता है कि द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, जो भी पॉपुलेशन था वहाँ पर लोग थे वो अब माइग्रेट होने लगे, शिफ्ट होने लगे, कहाँ पर शिफ्ट होने लगे, अर्बन एरिया में। अब वहाँ पर वही दिया है। तो और क्या बताऊँ उस बीच में कि जो मशीन मेड गुड्स होते हैं जो कि इंग्लैंड में, वहाँ पर पहले इंग्लैंड में ही सबसे पहले मशीन मेड गुड्स वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो वो भी अब आने लगा यानी कि इंपोर्ट होने लगा कंट्री में। तो क्या हुआ कि जो लोग खुद से बनाते थे तो उनका दाम तो कॉस्टली होता था, लेकिन इनका जो प्राइस होता है वो लो होता है, जिसके कारण लोग जो कॉमन लोग थे वो अपना प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे थे। दिस वजह स्पेशली शो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये खास कर यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में देख सकते हैं। अब ये इतना पढ़ लोगे ना तो समझो कि तुम्हारे क्लियर है। अब एक और बात समझ लेना, द राइज ऑफ फूड प्राइस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, और उसी समय बैड हार्वेस्ट हो गया था, जिसके कारण इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हंगर शिप, और यानी कि बैड हार्वेस्ट हो गया था, यानी कि अच्छे से जो ग्रो नहीं हो पाए थे, फूड क्रॉप्स ये सब ग्रो नहीं हो पाए थे, हार्डशिप आ गया था, यानी कि लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके थे वहाँ पर। कहाँ की बात हो रहा है, ऑल ओवर यूरोप के बारे में। और इसी के कारण यहाँ पर एक रिवोल्ट चालू होता है। तो उसमें कौन वहाँ पर रूल करता रहा था? फ्रांस के ऐसे हम लोग बात करें तो फ्रांस में एक लुइस फिलिपी जो आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर रूल कर रहा था, और जब नेपोलियन डिफीटेड हुआ था उसके बाद में वो क्या हुआ कि वो भी अब डर के वो छोड़ के भाग गया। इसके बारे में दिया होगा कहीं पर, हम बताते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर दिया है। तो 1848 वो जो 1 सच ईयर फूड्स का शॉर्टेज हो गया, कम हो गया, वाइड स्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड, पेरिस मतलब कहाँ पर है तो पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस का कैपिटल है। तो यहाँ पर लुइस फिलिपी था, उसको डर से भागना पड़ गया क्योंकि लोग अब वहाँ पर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि भाई कैसे जिएंगे, बस इतना काफी है। अब एक और यहाँ पर एक स्टोरी है, 1845 की बात है, वेवर्स इन सिलिसिया की जगह है, वहाँ पर लोग रिवोल्ट करते थे किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। वो लोग क्या चाहते थे कि जो यहाँ के वेवर्स थे तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग का वेजेस बढ़ाओ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स वेजेस नहीं बढ़ाते थे। तो क्या हुआ कि ऑन 4 जून 2 बजे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझो इजी रहेगा, वैसे ये लिखना लेकिन इंग्लिश में आंसर बनाना। तो ऑन 4 जून एट 2 PM ऑन लार्ज क्राउड ऑफ व्यूअर्स एमर्ज फ्रॉम देयर होम्स। तो 4 जून 2 बजे 2 PM मतलब समझ रहे हो ना, दोपहर में। तो 2 बजे दोपहर में लोग अपने घर से निकल के इमर्ज मतलब बाहर निकलते हैं घर से और मार्च करते हैं, यानी कि अब प्रोटेस्ट चालू करते हैं किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। उनका डिमांड क्या था, हायर वेज। तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो डर के भाग जाते हैं। कहाँ पर डर के भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं, एक छोटा सा गांव रहता है वहाँ पर, गांव में, लेकिन वहाँ पर वो लोग गांव में वहाँ के भी लोग उन्हें रहने नहीं देते। फिर वो क्या होता है कि फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं वो चले जाते हैं। पहले क्यों चले जाते हैं, तो कि जो व्यवस्था होते हैं ना उनके घर में जाकर अटैक करने शुरू करती है, तोड़फाड़ शुरू कर दिए, तो डर से बाहर निकल के दूसरे गाँव में जाते हैं, लेकिन गाँव में वो लोग रहने नहीं देते हैं। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ पर जाता है, मिलिट्री के पास जाता है, तो मिलिट्री के साथ आता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक थोड़ा फाइट ही एक बोलेंगे, तो वहाँ पर जो 11 वेवर्स थे उनका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर यही हमें पढ़ना है कि सिलिसिया रिवोल्ट क्या था। सिलिसिया रिवोल्ट बेसिकली यही था, अब कुछ नहीं है यहाँ पर। इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो बता दे रहे हैं समझो कि तुम्हारा मार्क्स फिक्स है, 95% फिक्स है, ये पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लोगे तो। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो जो यहाँ के पुअर हो गए, पीजेंट हो गए, उसी के पैरेलल में एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग भी अब रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे। तो इवेंट पता है कि इवेंट समझ लेना, फरवरी 1848 इन फ्रांस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यानी मोनार्क खत्म हो गया था और यहाँ पर एक रिपब्लिक कंट्री आया था, और वहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। समझ लो, मेल सफ्रेज मतलब कि अभी भी वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है भाई, सिर्फ मेल जो लोग हैं सिर्फ वही वोट दे सकते थे। ऐसे ही बस इतना, अभी ये सब एक बार रीड कर लेना, काम आ जाएगा, लेकिन हम बता ही देते हैं, छोड़ो। तो क्या होता है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उनका क्या डिमांड था कि भाई इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग अपने तैयार किए। वो लोग चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, यानी कि कुछ भी वो छाप सके, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वो लोग भी अपना एक ग्रुप बना सके, उन्हें छूट मिलना चाहिए, उन पर उसका कोई रूल नहीं रहना चाहिए जो वहाँ पर मोनार्क था वो रूल कर रहा था। तो क्या होता है कि जर्मन रीजन में और लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी कि ग्रुप होता है, मेंबर्स वेर मिडिल क्लास, वहाँ पर सिर्फ मिडिल क्लास प्रोफेशनल, मिडिल क्लास में कौन आ जाता है, बिजनेसमैन ये सब, और जो आर्टिस्ट्स होते हैं यानी कि जो थोड़ा धनवान आर्टिस्टियन होते हैं वो उस ग्रुप में है, मेंबर है उसके। किसके मेंबर है, पॉलिटिकल एसोसिएशन जर्मन में जो बनाया गया था। तो लोग कहाँ जाते हैं, तो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, इधर पढ़ने को मिलेगा। तो ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched into a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul। ST मतलब सेंट, PUL मतलब पॉल, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि 1848 में 18 मई को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कहाँ पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं। कहाँ पर है वो, सेंट पॉल जगह में, वहाँ पर सेंट पॉल चर्च में जाते हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया होता है, यानी बनाया रहता है जर्मन का। तो जाते हैं मोनार्क के पास और बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो मोनार्क है इसको तो रूल करना है, ठीक है करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना चाहिए। तो अब भाई वहाँ का उस समय कौन रूल कर रहा था, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे। अब इनको आया थोड़ा गुस्सा। अब ये बोले कि भाई इनकी इतनी हिम्मत कि आके बोले कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँ, मैं अपना मनमानी ना करूँ। इनके थोड़ा खरीदारी सेवा की, इनके ये सब जितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे इनकी खरीदारी सेवा की और इनको भगा दिया। अब क्या होता है कि ये जो लोग हैं, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो इन्होंने ग्रुप बनाया था ना, इसमें छोटे छोटे किसान हो गए, फार्मर्स हो गए और पुअर्स जो पीपल हो गए, उनको अपने साथ नहीं रखा था। अगर रखा रहता तो समझो कि थोड़ा बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं रखा था तो थोड़ा ये मूवमेंट ब्रॉड लेवल में नहीं पहुंच पाया। एरिस्टोक्रेसी ये सब को नहीं रखे थे। अब क्या होता है कि और एक इधर देख लेना,
ये कहाँ का है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये जो पार्लियामेंट था, आज का भी हम लोग पार्लियामेंट देख सकते हैं, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो इधर देख सकते हैं ये सब वुमेन है, वुमेन्स लोग हैं, ये सब विजिटर गैलरी में सिर्फ देख रही हैं, इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। यानी कि उस समय वुमेन्स को ना कुछ पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो फिर जो मोनार्क था उसको लगता है कि भाई ये कोई मूवमेंट थोड़ा आगे ज़्यादा ना बढ़ सके, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत क्या किया था कि थोड़ा बहुत छूट दिया था। सर्वडम ऑफ बॉन्डेड लेबर वेयर एबॉलिश कर दिया था, सर्वडम ऑफ बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर, इस सबको एबॉलिश कर दिया था। यहाँ पर हस्पक डोमिनियंस एंड इन रसिया में जो हस्पक वहाँ पर डोमिनियंस कर रहा था, वहाँ पर वो लोग थोड़ा क्या करते थे कि सर्वडम और बाउंडेड लेबर को एबॉलिश कर देते थे, और हस्पक रूलर को ग्रांटेड दिया गया था मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता। यहाँ पर आएगा जर्मनी के बारे में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि इसको हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। तो यहाँ पर आएगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसको हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन एंड इटली के बारे में हम समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो पहले हम लोग बात करते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी का क्या हुआ था कि कैसे यूनिफाई हुआ था, वो कैसे एक नेशन स्टेट में वो आया था। तो 831 एलिमेंट 831 इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से बाहर है तो वो लोग प्रशिया किंग के पास गए, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर एक ऑटोमन बिस्मार्क वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ के किंग थे जो प्रशिया के, तो ऑटोमन बिस्मार्क को बुलाया और बोले कि इन लोगों को सपोर्ट करो, यानी कि जर्मन को अब तुम्हें ही यूनिफाई करना है। तो उसके साथ लार्ज लैंड ओनर जिसको हम लोग जंकस बोलते हैं, और उसके साथ मिलिट्री भी थे। ये तीन लोग क्या हुआ कि इन लोगों के बीच फाइट होता है, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ वार होता है। कितना वार होता है, 3 वार्स ओवर 7 ईयर। ये को बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि लोग लिखते थे 7 वार्स 3 ईयर्स, तो ऐसे नहीं, 3 वार्स 3 लड़ाई हुआ था 7 साल तक। किन के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। कैसे याद करेंगे, FAD फैड याद दीजिएगा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। और वहाँ पर जो फाइनली प्रशिया थे वो जीत जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या बोलता है कि इन जनवरी 1871 तो एक द प्रशियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर एज इन सेरेमनी हेड एट वर्साइल्स। एक सेरेमनी होता है जहाँ पर विलियम फर्स्ट को वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है, कहाँ का, पूरा प्रशिया का किंग का। 18 जून 1871 एज असेंबली कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट। तो ये बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, इतना ही काफ़ी है। केजर विलियम फर्स्ट को बनाया गया था जर्मनी का रूलर। कब बनाया गया था, इन जनवरी 1871। अब इधर हम लोग बात करते हैं इटली के बारे में। इटली उस समय 7 स्टेट में डिवाइड हुआ था। तो एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर प्रिंसली हाउसेस वहाँ पर रूल करता था, जो स्टेट का नाम था सार्डिनिया पिडमेंट। वहाँ पर उसे वही एक ऐसा स्टेट था, ओनली वन सार्डिनिया पिडमेंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। और जो नॉर्थ में था, समझो यहाँ पर कि इटली केस में दिया है मैं, यहाँ पर ये सार्डिनिया पिडमेंट यहाँ पर रूल कर रहा था, और इधर ये सब नॉर्थ का इटली हो गया, ये साउथ इटली हो गया, और ये सेंट्रल इटली हो गया। यानी कि सेंट्रल में कौन रूल कर रहा था, पॉप रूल कर रहा था, POP पॉप, फॉग नहीं पॉप। और यहाँ पर सदर्न किंग ऑफ, जो वहाँ पर ये सदर्न इटली हो गया और ये नॉर्दर्न इटली हो गया। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर सदर्न इटली में बर्बन किंग ऑफ स्पेन यहाँ पर रूल कर रहा था, और नॉर्थ में कौन रूल कर रहा था, ऑस्ट्रिया हस्पक। वहाँ पर अपना जो नॉर्थ इटली स्टेट था वो ऑस्ट्रिया हस्पक के अंडर था, और जो ये सदर्न रीजन था ये यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन यहाँ पर रूल कर रहा था। क्या होता है कि 1831 में गुस्बी मैजिनी, जो कि चाह रहे थे कि इटली को यूनिफाई करने, लेकिन वो लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फिर क्या होता है कि विक्टर इमैनुअल टू, फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है, काउंट कैवियर। तो काउंट कैवियर 1859 में वो काउंट कैवियर, जो कि इटली के चीफ मिनिस्टर थे, सार्डिनिया पिडमेंट के चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवियर, वो इस मूवमेंट में शामिल होते हैं कि इटली को यूनिफाई करना है। तो वो 1859 में काउंट कैवियर और उनके साथ था फ्रांस से जाते हैं कहाँ पर, नॉर्थ इटली में, और यहाँ पर उनके साथ फाइट करते हैं और फाइनल जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1860 में एक और बार होता है, कहाँ पर चले जाते हैं वो लोग, नीचे जाते हैं, यानी कि सदर्न पार्ट पे जाते हैं। और इस बार फ्रांस नहीं था, इस बार काउंट कैवियर के साथ गुस्बी गैरिबाल्डी थे, गुस्बी गैरिबाल्डी के साथ जाता है। और गुस्बी गैरिबाल्डी के एक मिलिट्री पावर था, वहाँ पर भी बहुत सारे आर्मी थे, मिलिट्री आर्मी थे उसके पास। तो यहाँ पर फाइट होता है, फिर ये जीत जाते हैं। और ये बेचारा जो ये सेंटर में पॉप रूल कर रहा था, अब ये बेचारा को डर लगा और छोड़ के भाग गया। ऐसे ये कंप्लीट हो जाता है इटली का, और इटली यूनिफाई हो जाता है। तो कौन यहाँ पर रूलर बनता है, तो किंग विक्टर इमैनुअल टू यहाँ का रूलर बनते हैं, क्योंकि इसी ने सबको ऑर्डर दिया था कि ऑर्डर थी कैसे करना है हम लोग को इटली को यूनिफाई। तो इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सब बस पढ़ लेना, और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये इटली कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटेन कैसे हुआ था, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ था, इसके बारे में समझ लेते हैं, और 5 मिनट वीडियो है, कंप्लीट हो गया समझो। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में पहले मोनार्क रूल कर रहा था। तो 1688 में मोनार्क से वहाँ पर देखो, यहाँ पर द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्क इन 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट थे, तो 1688 ईस्वी में वो उसका पावर सीज कर लेते हैं, यानी कि उसका पावर छीन लेते हैं, और वहाँ पर मोनार्क का रूल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद एक यूनियन होता है, किसके बीच में यूनियन होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में होता है। कब होता है, 1707 ईस्वी में एक एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट होता है इनके बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इसके जो इस यूनियन में क्या हुआ था कि फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जब एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हुआ था, तो एक यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था, यानी कि अब इसके साथ स्कॉटलैंड को भी शामिल कर लिया था। कौन शामिल कर लिया था, इंग्लिश पार्लियामेंट। तो अब आयरलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आयरलैंड में एक होता है, वेल्स होता है, और स्कॉटलैंड होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ पर इंग्लैंड था, इंग्लैंड तो स्कॉटलैंड के साथ मिल चुका था भाई, इंग्लैंड स्कॉटलैंड को साथ मिल लिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि अब इंग्लैंड वाले ना कि स्कॉटलैंड को थोड़ा परेशान करने लगे, उन पर अपना
रॉब जमाने लगे, उनको उतना पावर नहीं मिला, अब स्कॉटलैंड को उनके अंडर रहना पड़ा था। फिर वो लोग वेल्स को भी ऐसे ही शुरुआत में वेल्स उसके साथ में था, किसके साथ में था, इंग्लैंड के साथ में था। अब आयरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। आयरलैंड में ना 2 मेजर ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट वहाँ पर वो लोग के बीच में जमता नहीं था। तो प्रोटेस्टेंट को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड वाले थे, और कैथोलिक्स भी थे, तो कैथोलिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो फाइनल कैथोलिक्स वो लोग जीत जाते हैं और आयरलैंड को भी अपने अंडर शामिल कर लेते हैं। तो जब वो लोग शामिल कर रहे थे तो उसके बीच में वहाँ पर रिवोल्ट होता है, जब वो लोग आयरलैंड में इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो रिवोल्ट होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जो रिवोल्ट था वो ओल्ड टाउन के द्वारा किया गया था और यूनाइटेड आयरिशमैन कब किया गया था, 1798 ईस्वी में वहाँ पर रिवोल्ट किया गया था। लेकिन वो लोग हार जाते हैं। फाइनली आयरलैंड को भी फोर्सफुली अपने अंडर ले लेता है और वहाँ पर बन जाता है यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब देखो, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब एक यहाँ पर ब्रिटिश नेशन बन जाता है, जहाँ पर एक सिंबल आता है न्यू ब्रिटेन का, जहाँ पर ब्रिटिश फ्लैग के बारे में बात करेंगे। जो ब्रिटिश फ्लैग को हम इंडियन जैक कहते हैं, द नेशनल एंथम, जिसका नाम होता है द गॉड सेव आवर नोबल किंग्स, और एक इंग्लिश लैंग्वेज वो अब प्रमोट करने जा रहा था, किए जाने लगा रहा था अभी, और इंग्लिश लैंग्वेज अब लोगों को बोलना पड़ रहा था। यही होता है कि कैसे यूनिफाई हुआ था ब्रिटेन। अब विजुलाइजिंग द नेशन, अब विजुलाइजिंग द नेशन के बारे में बेसिकली कैसे समझ सकते हैं, अब लोग नेशन को विजुलाइज करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि हम लोग भारत माता समझते हैं, तो वैसे ही जर्मन और फ्रांस के बारे में बात करेंगे। तो जर्मन में जर्मनिया थी और फ्रांस में मैरियन थी। इधर देख सकते हो, ये जर्मनिया है। जर्मनिया में ऐसे ही जर्मनिया की खासियत समझ लेना, और एलोगेरी का अर्थ क्या होता है ये समझ लो। एलोगेरी व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड इन एवरी फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग एंड एलोगेरी स्टोरी हैज 2 मीनिंग, 1 लिटरल एंड 1 सिंबॉलिक। यानी कि यह एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यह भाव है व्यक्त करना है कि जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत माता समझने पर, हम लोग सोचने पर हमें अपने उनका एक फिगर आता है कि वो माता है। मैरियन के बारे में समझ लेते हैं। तो वो मैरियन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से ड्रॉ होता है, कहाँ से लिया गया था, लिबर्टी एंड रिपब्लिक से। और जर्मनिया का कि एलोगेरी कहाँ की थी, जर्मन नेशन का। और ये इसके बारे में याद कर लेना, जर्मनिया वेस्ट क्या पहनती थी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जिसका अर्थ होता है हीरोइज्म, वेस्टर्न होता है हीरोइज्म। तो यही आता है इस चैप्टर में क्या आएगा कि डिफरेंस बिटवीन एलोगेरी ऑफ जर्मन एंड फ्रांस। तो जर्मन में जर्मनिया, फ्रांस में मैरियन, और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, क्या कौन वेयर करता था। हीरोइज्म की बात की जाए तो ये हो गया जर्मनिया के बारे में, रेड कैप ट्राई कलर, ये कोकेट की बात की जाए तो मैरियन के बारे में। बस इतना कंप्लीट हो गया। इधर देख सकते हो ये जर्मनिया है। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म मतलब कि अब अपने देश से तो प्रेम करना, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम को और लोगों के ऊपर थोपना। यानी कि नेशनलिज्म आ चुका है कंट्री में, लेकिन वो चाहता है कि और कंट्री को अपने अंडर ले। तो यही होता है। तो यहाँ पर एक हम लोग बाल्कान्स के रीजन के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बाल्कान्स वाज रीजन ऑफ जियोग्राफिक एंड एथनिक वेरिएशन वहाँ पर होता है। इसमें कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं, उनका नाम याद कर लेना, कम से कम 4 याद कर लेना, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लेना। बाल्कन एक ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारे कंट्री साथ में रहते थे। जब वहाँ पर लोग नेशनलिज्म का फीलिंग पहुंचा तो सभी लोग चाह रहे थे कि अब हम लोग अलग होंगे, यही है बाल्कन का रीजन। तो अलग होने शुरू कर दिया। तो जो बड़े बड़े कंट्री हो गए, जैसे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गए, ये सब अपने कंट्री को अपने अंडर लेना चाहते थे। ये लोग भी पहुंच गए, इन लोग के अंदर लालच आ गया था और ये लोग भी पहुंच गए। और वो लोग यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही फाइट होता है एक दूसरे के प्रति, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं यहाँ पर प्रकट होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति जलन होने शुरू कर देता है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। और ये इतना ही है, कंप्लीट हो गया तुम्हारे तुम लोग का चैप्टर। बस इतना ही था। तो उम्मीद है कि तुम लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कंप्लीट कर देना। ये थोड़ा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, तो हो सकता है तुम लोग को मदद करे। और तुमने इसको बढ़िया से देख लेना भाई, पक्का है कि तुम लोग का 90% से कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि कहीं से भी पढ़ो ऐसे ही पढ़ाएगा। एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना, बात वही रहेगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक एक सोचो एक एक लाइन पढ़ के याद कर लो तो वैसा नहीं रहता, भूल जाओगे। अब इस चैप्टर को देखना कैसे बहुत इजीली वे से हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग का दिमाग में छप जाएगा।